Hi guys, I'm DK Jha. Welcome to my YouTube channel DK Jha English. Today we will discuss or come to know the proper use of silent will. पिछले वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ा, फिर उसके बाद की वीडियो में कुछ सेंटेंसेस बनाए, मैंने आंसर्स दिए और आपको कहा कि अगर हमारे और आपके बीच कहीं अंतर आया हो तो पढ़ने की जरूरत है। आप तो कमेंट करते नहीं हैं, आप तो वीडियो भी पूरा नहीं देखते हो, आप लाइक भी बिना मुनासिब नहीं समझते। तो मेरे को लगता है कि दो ही बात है, या तो मैं जो भी पढ़ाता हूं बताता हूं उससे अधिक जानकारी आपको है, इसलिए आप इसको तुच्छ समझते हैं, बेकार की वस्तु समझते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो। यही दो स्थिति में ऐसी बात बनती है। एनीवे, लेकिन मैं शुरू दिन कहा था, आज भी कह रहा हूं कि पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, बात स्पष्ट होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, गो गा चो चा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और मैं कहा था कि आपकी निर्भरता शिक्षक पर से समाप्त हो जाएगी। हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर एक भी ऐसा छात्र होगा जो शुरू से मेरे वीडियो को बराबर ठीक से देखता होगा तो निश्चित समझिए उसे किसी टीचर की जरूरत नहीं है। और मैं खुद भी जानता हूं, जो भी जानकारी आपको दी जा रही है वो सामान्यतः आपको मिलने वाला नहीं है, नहीं है। चलिए, तो शैल और विल के प्रयोग को देखते हैं। तो शैल और विल के प्रयोग में मैंने पहले कहा था पिछले वीडियो में कि इसको सहज बना दिया गया है। जब बात समझ में नहीं आए, जब बात कठिन हो, जटिल हो, तो उसको हम लोग बच्चों के लिए सरल बना देते हैं। कल तो मैं कहीं देख रहा था तो कहा कि वो रूल ही लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस शैल नहीं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस गिवन। अब बताइए, वो शैल को समाप्ति कर दिया और सभी लोग अंग्रेजी पढ़ाने में लग गए हैं। खुद अंग्रेजी पढ़ा कि नहीं पढ़ा गॉड नोज। बहुत ऐसे जो सोशियोलॉजी पढ़ के अंग्रेजी पढ़ाते हैं, कॉमर्स पढ़ के अंग्रेजी पढ़ाते हैं। जो लोग अंग्रेजी को पढ़ा, ऑनर्स और पीजी और पीएचडी किया, उनको तो कठिनाई होती है अंग्रेजी पढ़ाने में। और जिन्होंने खुद नहीं अंग्रेजी पढ़ा वो नाच नाच के अंग्रेजी सिखा रहे बच्चों को, जो मन में आता है कह देते हैं। तो चलिए, एक कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो लाभ हो ही जाता होगा। चलिए आते हैं, कम टू द पॉइंट। शैल और विल के प्रयोग में सिर्फ पर्सन की ही भूमिका नहीं होती है। ऑफ कोर्स पर्सन को देखा जाता है, बट ये कहना कि शैल और विल का निर्धारण सिर्फ पर्सन से होता है, नो। पर्सन के अलावे कुछ और तत्व हैं जिनको ध्यान में रखना है, और वही मामले को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। तभी तो मैं एक सेंटेंस दिया था, फिर आज उस पर आएंगे। आई डैश गो, अब बोला था आपको जो भरिए शैल और विल, आप नहीं भर पा रहे थे, दिया था ना शैल और विल भरने के लिए, ये कौन सही होगा? तो जो लोग बराबर वीडियो देखते हैं वो ठीक से देखिए। आई डैश गो दिया, शैल और विल क्या भरेंगे? पर्सन के हिसाब से आप शैल भर देंगे। हम बोलेंगे विल क्यों नहीं भरा आपके? तो सर जी बता दिए हैं, बुक्स ने बता रखा है कि जरूर और अवश्य रहे तो विल लगा दो। फिर इंग्लिश में कैसे तय करेंगे? हिंदी में ना जरूर और अवश्य आप लगा देते हैं तो विल लगा देते हैं, इंग्लिश में कैसे तय करें? चलिए आते हैं, क्या है, कैसे तय करें?
हाउ टू डिटरमाइन द यूज ऑफ सेल एंड विल, कैसे तय करते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले फ्यूचर को जानना होगा। फ्यूचर दो प्रकार के होते हैं, ठीक से सुनिए यहां से। फ्यूचर दो प्रकार के होते हैं। इसको अगर कहें तो हॉर्नबी साहब के हिसाब से, उनके कथन के अनुसार फ्यूचर दो भाग में बंटते हैं। एक प्योर फ्यूचर, मैंने लिख दिया यहां प्योर काइंड्स ऑफ फ्यूचर, प्योर, और दूसरा है इम्प्योर। पहले इसको जानिए, क्या प्योर फ्यूचर है, क्या इम्प्योर फ्यूचर है, फिर तय करेंगे। अभी तय हो जाएगा। सामान्य यूज, अभी सामान्य यूज हो रहा है। सेल विल के सामान्य प्रयोग में इनकी जरूरत है, और उसके जो विशेष प्रयोग होगा उसके लिए तो और जानकारी चाहिए। तो अभी सामान्य जानकारी मिल रही है कि सेल और विल को कैसे तय करें, उसके लिए फ्यूचर को दो भाग में बांटा, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर वर्ड मैंने सुना होगा आप, शुद्ध, प्योर मिल्क, प्योर घी, प्योर हनी, शुद्ध, विशुद्ध। क्यों कहा विशुद्ध? और दूसरा कहा इम्प्योर, अशुद्ध। इसी को रेन एंड मार्टिन साहब भी यही बात कही। रेन एंड मार्टिन साहब ने भी कहा फ्यूचर दो तरह के होते हैं, कलर्ड एंड कलरलेस। जिसको उन्होंने कलर्ड बोला उसको हम कहते हैं इम्प्योर, जिसको उन्होंने बोला कलरलेस फ्यूचर उसको हम कहते हैं प्योर। रेन एंड मार्टिन साहब का क्या कहना था, सुन लीजिए, कि यदि भविष्य में होने वाले कार्य से या अवस्था से, एक्टिविटीज से या इंसिडेंट से, इवेंट से, फ्यूचर इवेंट से, फ्यूचर एक्शन से, फ्यूचर एक्टिविटी से यदि विलिंगनेस, इंटेंशन, लाइक्लीहुड का बोध हो, यानी भविष्य में होने वाले कार्य में यदि इच्छा, इरादा, संकल्प, इस तरह के तत्व एलिमेंट अगर उसे मिल जाते हैं तो इम्प्योर हो जाता है। फ्यूचर हम किसको कहेंगे बोलिए आप? असली फ्यूचर क्या है? जो हमारे बस में नहीं हो। तब तो हम कहते हैं भैया मेरा काम कर दो, कल होना हो। मीन्स कल को किसने देखा है, कल होगा कि नहीं होगा, कल हम रहेंगे कि मर जाएंगे, ये प्योर फ्यूचर है। आपको मालूम नहीं, आपके बस में नहीं, तो आप जाके पंडित जी से हाथ दिखाते बोलते हैं बताइए ना कब हुई। पंडित जी बोलते ना हुई। तो क्यों पंडित जी के पास गए? अगर आपके बस की बात होती तो आप पंडित जी के पास नहीं जाते। ये है प्योर फ्यूचर। लेकिन प्योर फ्यूचर से यदि इच्छा, इरादा, संकल्प, इंटेंशन, विलिंगनेस, लाइक्लीहुड, इन सब का बोध हो तो प्योर फ्यूचर नहीं रह गया, तब वो दूषित हो गया, अशुद्ध हो गया, इम्प्योर हो गया। ये रेन एंड मार्टिन साहब का कहना है। तो बड़े सारे एग्जाम्पल देंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल्स देंगे। पहले समझिए कंसेप्ट को, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए ठीक से। अब हम आते हैं अपनी बात प्योर और इम्प्योर पर। तो रेन एंड मार्टिन साहब से भी अच्छा है प्योर और इम्प्योर। कैसे? तो रेन एंड मार्टिन साहब ने कहा कि जब फ्यूचर से इच्छा, इरादा, संकल्प का बोध हो तो इम्प्योर होगा, अविल लगा दीजिए। उन्होंने कहा चाहे कोई पर्सन के सब्जेक्ट हो, किसी भी पर्सन के हो, तो भैया आप कहते मैं जाऊंगा कि इच्छा है तो आई विल गो। अब बताइए, अभी आप समझ गए, आई डैश गो, शैल और विल, इसको क्या पढ़ने से क्या पता चलता है? मैं जाऊंगा तो मैं जाऊंगा में मेरी इच्छा है, मेरे चाहने से होगा कि जबरदस्ती हो जाएगा। इसलिए क्या बनेंगे? अब आप कैसे समझ गए? कहां है निश्चित अनिश्चित, कहां है जरूर? लेकिन इससे भी अच्छा है मैं जाऊंगा। अब देखिए तो ठीक है, मैं जाऊंगा, मेरी इच्छा है, आई विल।
गो, आई विल डू दिस वर्क, आई विल हेल्प यू, आई विल टीच यू, ठीक है, सब इच्छा है। लेकिन अगर इसी को कहे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगर तुम आओगे, तो सिर्फ मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो रेने मार्टिन के हिसाब से यहां तो इच्छा है, विल लगा देना चाहिए, नहीं तो फेल हो गया रेने मार्टिन साहब। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगर तुम आओगे, तो मेरी इच्छा तो है, तो इच्छा होने से कहा विल लगा दो, लेकिन नहीं होगा, क्यों? अब आइए प्योर इंप्योर पर, राइट, देखिए क्लियर हो जाएगा। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगर तुम आओगे, तो रेने मार्टिन साहब के साथ होना चाहिए आई विल टीच यू इफ यू कम, लेकिन ये गलत हो जाएगा तब। तो यहां रेने मार्टिन साहब सफल नहीं हुए अपनी बातों को समाहित करने में, ठीक से रखने में, व्यक्त करने में। मैं जाऊंगा आई विल गो, ठीक है, लेकिन कंडीशन है मैं पढ़ाऊंगा यदि तुम आओगे तब ना, कि मेरे चाहने से हो जाएगा अकेले, इच्छा तो है। इस बात को प्योर और इम्प्योर में ढंग से बताया गया है। क्या है प्योर फ्यूचर? सुन लीजिए। इफ द फ्यूचर एक्शन isn't controlled by the subject, the future is pure। यदि भविष्य में होने वाले कार्य सब्जेक्ट के नियंत्रण में नहीं हो, यानी उसके चाहने पर नहीं हो, उसके अधीन नहीं हो, उसके नियंत्रण में नहीं हो, तो प्योर है। यही तो असली प्योर है। इसमें कोई इच्छा इरादा संकल्प नहीं है, लेकिन इच्छा इरादा ही काफी नहीं है, कंट्रोल्ड ये बेटर है। कहता है अगर भविष्य में होने वाले कार्य सब्जेक्ट के नियंत्रण में नहीं हो, इट मीन्स इफ देयर इज नो पर्सनली कंट्रोल्ड एलिमेंट, यदि भविष्य में होने वाला कार्य सब्जेक्ट के नियंत्रण में नहीं हो, उसके बस में नहीं हो, तो प्योर है। जैसे मैं जाऊंगा कोई कहता है तो उसके बस में है, सब्जेक्ट मैं है, व्यक्ति है, फिर यह बात प्राकृतिक घटना पर नहीं होगा, निर्जीव पर नहीं लागू होगा, लिविंग बीइंग पर्सन ह्यूमन बीइंग हो तब। जैसे वर्षा होगी तो यहां सब्जेक्ट ईट बनाएंगे कि ईट के कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं है। अभी जो बात कर रहे हैं मनुष्य द्वारा होने वाला कार्य, भविष्य में जो काम हम करेंगे अगर मनुष्य के द्वारा होता हो, अगर उससे कंट्रोल होता है सब्जेक्ट से, तो इम्प्योर, और नहीं कंट्रोल है तो प्योर। तो पहले प्योर को देख लेते हैं कि भविष्य में होने वाला कार्य अगर सब्जेक्ट के नियंत्रण में ना हो। जैसे एक दिन हम लोग मर जाएंगे, चलिए आपके बस में है, आप चाहेंगे, फिर आप कहते हो अगले वर्ष में 20 साल का हो जाऊंगा, क्या आपके बस में है? फिर चलिए दूसरे पर्सन पर, मेरे पिताजी अगले वर्ष 75 साल के हो जाएंगे, क्या कहना चाह रहा है? इन सभी से पता चलता है कि जो कार्य होने वाला है वो सब्जेक्ट के नियंत्रण में नहीं है, ये प्योर है। अब आता है कि इस तरह के प्योर हम बहुत से बना सकते हैं, राइट? अब कोई कहेगा दिसंबर के बाद जनवरी होगा, ठीक है, बस में नहीं, तो ऐसे भी हमारे बस में नहीं है, ये तो पर्सनली कंट्रोल है ही नहीं, पर्सन को कोई लेना देना नहीं इससे। अब आता है कि प्योर फ्यूचर के रहने पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अगर हो, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन बोलिए, पर्सन तक सीमित मत कीजिए, तो प्योर फ्यूचर के रहने पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। अगर प्योर भी है और फर्स्ट पर्सन नहीं है तो विल का प्रयोग होगा। और आप जानते हैं 95% जो हम फ्यूचर सेंटेंसेस बनाते हैं
वो सभी इम्प्योर होता है, इम्प्योर। प्योर बहुत कम बनाते हैं, और उसमें भी जो बनता भी है तो थर्ड पर्सन से अधिक बनता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से बहुत कम बनता है। इसलिए एग्जाम्पल सिर्फ था, एक दिन हम लोग मर जाएंगे, वी शैल डाई समडे, I shall be 20 next year, my father will be 75 next year। क्या है प्योर? तो my father will be थर्ड पर्सन है तो भी, प्योर भी है तो भी। तो आपको ध्यान रखना है, प्योर फ्यूचर अगर हो और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो तब शायद बाकी के साथ, प्योर में भी विल। अब बताइए, प्योर बनता कम है, उसमें भी विल है। अब इम्प्योर फ्यूचर की चर्चा कर ले। इफ द फ्यूचर एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द सब्जेक्ट, द फ्यूचर इज इम्प्योर। भविष्य में होने वाला कार्य, फ्यूचर एक्टिविटी यदि सब्जेक्ट के नियंत्रण में है, उसके बस में है, उसके चाहने पर हो तो इम्प्योर है, इम्प्योर, शुद्ध फ्यूचर नहीं हुआ। अब इम्प्योर फ्यूचर में किसी भी पर्सन क्यों ना हो, इम्प्योर फ्यूचर में कोई भी पर्सन क्यों ना हो सब्जेक्ट के रूप में, सबके साथ हुई। अब बताइए, देखिए, वे लोग मैच खेलेंगे, दे विल प्ले मैच, उनके पास चाहे खत्म होगा। पिताजी बाजार जाएंगे, यानी पिताजी चाहेंगे तो होगा, ये पिताजी के पास में है काम। फादर विल गो टू मार्केट। फर्स्ट पर्सन दे दीजिए, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू, मैं तुमसे कल मिलूंगा, आई विल सी यू टुमारो। सब में विल आ रहा है, तो ये मेरे चाहने से होगा, मेरे बस में है। मैं पटना जाऊंगा, आई विल गो टू पटना, मेरे बस में है कि बस वाला जबरदस्ती पकड़ के बैठा के चला जाएगा सभी। और अब आइए, 95% जो हम फ्यूचर सेंटेंसेस बनाते हैं वो सभी इम्प्योर होता है, और इसीलिए विल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, ये जो मॉडर्न और अमेरिकन मॉडर्न इंग्लिश के दुहाई दे रहे थे, जो मॉडर्न इंग्लिश में सेल मारा गया, विल का प्रयोग होता है। क्यों नहीं आप कह पाते हैं? पढ़िएगा कम, आप बोलिएगा ज्यादा। इम्प्योर फ्यूचर हम बनाते हैं अधिक। आप जितना बोल के देखिए, गागे में बनाइए सेंटेंस, बनाइए कि जिस पर्सन से मन होता बनाइए, देखिए सब इम्प्योर बनता है कि नहीं। 5% हम प्योर बनाते हैं, उस प्योर में भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई और वी, तब शैल, और उसमें भी अगर दूसरा पर्सन है तो विल। इसमें भी आधा बांट लीजिए, आधा से कमी बांटी भाई, उसमें सेकंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट बहुत होते हैं, ये मात्र 2 है, आई और वी। कितने सेंटेंस बनेंगे इससे? तो आप कुल मिला के देखिए, अगर इसको 50 ले लेते हैं, मान लीजिए आप ही थोड़ा चलिए अधिक कर दिया जाए, तो भी 57.5% या राउंड फिगर में, सॉरी 97.5, 98% हम विल का प्रयोग होता है। तो अब आप समझ लीजिए, लगभग 98% फ्यूचर सेंटेंसेस में विल आता है। ये सामान्य यूज है, स्पेशल यूज नहीं है। पहले जो शैल विल के बारे में जानकारी है वो है। तो 98% सेंटेंस आप बनाते हैं विल से। अब इसका तर्क है आपके पास, जो इम्प्योर में किसी भी पर्सन के सब्जेक्ट के साथ विल, प्योर रहने में सिर्फ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल, बाकी में उसके साथ भी विल। अब बताइए, आजकल ऐसे आजकल विल का प्रयोग होता है। शैल जिंदा है, और टाइगर में भी नहीं मरा है, टाइगर भी जिंदा है। चलिए, ये था सामान्य। अब एग्जाम्पल में मैंने मोस्ट का आज कुछ लिखने को दिया नहीं,
कुछ ऐसे। चलिए कोई बात नहीं, तो आप समझ गए, प्योर, इम्प्योर, ये अधिक अच्छा है। अब देखिए, मैं उसे पढ़ाऊंगा, अगर वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, तो यहां तो इच्छा स्पष्ट हो रही है, तो रेनल्ड मार्टिन साहब से तो होना चाहिए आई विल टीच। लेकिन क्या ये चाहिए, मैं उसे पढ़ाऊंगा, अगर वह आएगा, तो ये पूरा काम, ये काम जो होना है, ये मेरे चाहने से सिर्फ होगा कि आने वाला आएगा तब? बोलिए आप। इसलिए ये प्योर हो गया, मैं पढ़ाऊंगा यहां तक, ठीक है, इम्प्योर। लेकिन वह आएगा तब तो मेरा काम मेरे बस में नहीं ना है, पढ़ाना मेरे बस में नहीं अकेले। आई शैल टीच हिम इफ ही कम्स। तो उधर गौर करके देखिएगा, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो देखिए, कंपेयर करके, जो रेनल्ड मार्टिन साहब भी शायद इतने स्पष्ट ढंग से नहीं कर पाए, जो बात आप इतनी आसानी से समझ गए। अब आपको परेशानी नहीं होगी सामान्य यूज में, सामान्य यूज में। अब इसके बाद जो दूसरा वीडियो बनेगा वो आएगा स्पेशल यूज ऑफ शैल एंड विल। राइट, बहुत जानकारी हो गया अगर मैं वीडियो बना दिया, लेकिन कभी कभी नहीं, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। नहीं, किसी किसी का देखते कुछ नहीं है, कुछ बात कोई मैटर नहीं, लेकिन बहुत से पता नहीं क्या है, कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं, कहां से लाइक मिल जाता है, कहां से उनका क्या हो जाता है, गॉड नोज। खैर, तो अगला अब होगा स्पेशल यूज ऑफ शैल एंड विल। नहीं तो पहले नॉन एक्शन कर लेंगे, तब स्पेशल यूज करेंगे। अब शैल और विल के यूज में आप इसको याद रखिएगा, प्योर और इम्प्योर। राइट, खूब करके देखिए। थैंक यू, बाय, सी यू।